Good morning, everyone. I hope you all are safe at your home. In the previous lecture, we have discussed about the basic concepts of work. And in that lecture, I've told you that we'll discuss the force acting at an angle or obliquely in the next session. So in today's session, we'll talk about that. And with respect to that, we'll derive the formula for or discuss positive, negative, and zero work. And then we'll move forward to our numerical problems. I have encountered an issue that you people are not able to understand the entire session in English only. So from today's session onwards, we'll discuss this concepts bilingually. Okay. So I hope that you would be able to understand from now on. So, in the previous lecture, we have discussed work. So, work is basically when force is applied and the body displaces. ओके सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपके हाथ में एक टॉय कार है, मतलब एक ग्राउंड पर एक टॉय कार है जिसको आपने एक थ्रेड से बांध रखा है. लेट्स इमेजिन, इफ यू कैन लोकेट माय कर्सर, लेट्स इमेजिन दिस. ये पीछे यहाँ पर एक टॉय कार है और इसको आपने एक थ्रेड से पकड़कर एक इंसान ने अपने हाथ से पकड़ रखा है इस थ्रेड को, एंड ही इज मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो उसके हाथ में जो टॉय कार है दैट विल ऑल्सो मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस बॉडी का वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और फोर्स जो होगी वो एक एंगल पर लगेगी. तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगा उसको हमने नाम दिया थीटा. ओके, अब क्या हो रहा है, जो फोर्स एक एंगल पे एक्ट कर रही है, तो जो फोर्स इस बॉडी को मूव कराने में लगेगी वो फोर्स का सिर्फ एक कंपोनेंट लगेगा, जो कंपोनेंट होगा एफ कोस थीटा. ठीक है, यानी कि आप एफ की जगह लिखोगे एफ कोस थीटा, डिस्प्लेसमेंट की जगह आप एस ही लिखोगे. अब हमें पता है वर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस. तो एफ मैंने बताया क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा, एफ की जगह एफ कोस थीटा आ जाएगा एस ए, और डिस्प्लेसमेंट की जगह एस ही आएगा. तो आप इसको क्या लिख सकते हो अल्टरनेटिवली, W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा. सो दिस इज द जनरल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग वर्क. W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा. और थीटा यहां पर क्या है, थीटा इज द एंगल, एंगल जो किसके बीच में है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में. तो अगर कोई बॉडी के ऊपर फोर्स किसी एंगल पर लग रही है तो हम जो वर्क निकालेंगे वो वर्क निकालेंगे एफ एस कोस थीटा के फॉर्मूला से. ठीक है, अब हम इसके बाद डिराइव करेंगे कि क्या, इसके बाद हम डिराइव करेंगे कि वर्क डन है, जो हमने बोला जनरल केस में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क हो गया. अब थीटा एंगल लग रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क को हम डिराइव करेंगे. तो हम अपनी अगली स्लाइड पे देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो वर्क. So before having a look at positive, negative and zero work, let's take a look at the values of cos theta first. हमें पता होना चाहिए कि cos थीटा की वैल्यूज क्या होंगी, मतलब अगर थीटा की वैल्यू कुछ होगी तो वो cos थीटा की कितने इक्विवेलेंट होगी, सो दैट वी कैन पुट दीज वैल्यू इन दीज फॉर्मूलाज और उसके बाद हम उसको डेराइव कर सकें. ओके, so when theta बराबर 0 degree, then cos theta will be equal to 1. When theta is 90 degree, cos theta will be 0. When theta is 180 degree, cos theta will be -1. And similarly, all these value at different angles, different thetas, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 120, 135 and 150. ओके, तो सबसे पहला केस लेते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट प्रीवियस स्लाइड्स जिसमें हमने पॉजिटिव नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क को डिराइव किया था, डिफाइन किया था बेसिकली. तो इसमें हमने क्या बोला था कि सपोज करो ये पर्सन है, अगर आप मेरा कर्सर लोकेट कर रहे हो, सपोज दिस पर्सन इज अप्लाइंग द फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दिस बॉडी दैट ही इज अप्लाइंग फोर्स ऑन टू, दिस बॉडी इज ऑल्सो बीइंग डिस्प्लेस्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. यू आर अप्लाइंग फोर्स, द बॉडी इज बीइंग डिस्प्लेस्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. So in this case, the angle between this force and this displacement, if you can imagine the angle between both of them, if you can locate the angle between both of them will be 0 degree. And when cos theta is 0 degree, when theta is 0 degree, cos theta क्या होगा, 1 के इक्वल होगा. और जब cos theta 1 के इक्वल होगा, अब यहां पर हमारे पास थीटा जब 0 डिग्री है, यानी कि हमारे पास पॉजिटिव वर्क के केस में कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी. तो आप अगर कोस थीटा की जगह 1 पुट करेंगे तो W इज इक्वल टू एफ एस आ जाएगा. ये केस होगा कौन से वर्क का, पॉजिटिव वर्क का. अब हम बात करते हैं नेगेटिव वर्क की, तो पीछे चलते हैं, वही इमेज देखते हैं.
फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, बॉडी पीछे की तरफ आ रही है, द बॉडी इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। डिस्प्लेसमेंट मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। सो इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो यू कैन इमेजिन कि इन दोनों के बीच में एंगल होगा कितना, 180 डिग्री का। एंड when theta is 180 डिग्री, cos 180 डिग्री will be equal to -1। और जब यहाँ आप cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो W इज इक्वल टू -FS आ जाएगा, जो केस होगा नेगेटिव वर्क का। जीरो वर्क के केस में हमने क्या देखा था, बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, पर्सन के हाथ में कोई चीज है या कुली के हाथ में कोई लगेज है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको उठा के जा रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो थीटा बनेगा यानी कि एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। और हम आगे चार्ट में देखा कि कोस, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो कोस थीटा क्या होगा, 0। तो कोस थीटा अगर 0 होगा, यहां पर अगर आप कोस थीटा की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो वर्क किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पर कि सर्कुलर मोशन के अंदर जो वर्क होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का बनेगा। और जब सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, तो क्या होगा, कौन सा वर्क होगा, 0 वर्क, क्योंकि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। आई होप यू अंडरस्टूड कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। देन हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में देखा था कि हमने न्यूटन का जो लॉ था F इज इक्वल टू एम ए, उसको एम ए की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से चेंज कर दिया था जब हम ग्रेविटेशन का केस कर रहे थे। तो हमने W यानी कि फोर्स इज इक्वल टू एम जी लिखा था जब हमने वर्क के वेट के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, तो हमने W इज इक्वल टू एम जी रखा था। और W क्या है, W इज बेसिकली डाउनवर्ड फोर्स, जो अर्थ अपनी तरफ खींच रही है किसी बॉडी को। तो अगर सपोज करो हम किसी बॉडी को किसी वर्टिकल हाइट पे ले जा रहे हैं, ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, ऐसे ले जाओ या ऐसे ले जाओ, तो उसका वेट नीचे की तरफ आएगा, मतलब अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगी, यानी कि उसके वेट को हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हम उसकी फोर्स को कैलकुलेट करेंगे किस फॉर्मूला से, mg से। और अगर हम उसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं तो हमने जब इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर s को चेंज किया था तो उसकी जगह हमने क्या बोला था कि ग्रेविटेशन के केस में s किसके इक्वल हो जाएगी, हाइट के केस में यानी कि डिस्प्लेसमेंट h के इक्वल हो जाएगी। चाहे आप इस केस में ले लो चाहे आप इस केस में ले लो। तो अब हमें पता है कि फोर्स mg है, डिस्प्लेसमेंट h है, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है, mg इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, h, तो वर्क क्या होगा, mg h। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ओके, नाउ ये सब हमने समझ लिया। ओके, अभी तक हमने जिस चीज को डिस्कस किया है वो हमने डिस्कस किया है इन एक्सटर्नल वर्क को। बेसिकली हम मैकेनिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल वर्क को कंसिडर करते हैं एक्सक्यूज मी, एक्सटर्नल वर्क को कंसिडर करते हैं। एक्सटर्नल वर्क का मतलब व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी अदर एनी अनदर बॉडी एंड द बॉडी डिस्प्लेसेस इट, whether it displaces in forward direction, backward direction, that is an another case. Okay, when you apply force the body displaces, that is external work. Okay, एक्सटर्नल वर्क के हमने अभी तक जितने भी एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, दोज ऑल एग्जांपल्स आर ऑफ एक्सटर्नल वर्क, बट देयर इज सम अ टर्म नेमली इंटरनल वर्क। अब इसका क्या मतलब है, हम मैकेनिक्स में इससे डील नहीं करते, दिस इज जस्ट फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि इंटरनल वर्क होता क्या है। अगर एक सिस्टम फोर्स एक्सर्ट कर रहा है अपने ही सिस्टम के किसी दूसरे पार्ट पर, सपोज एक ह्यूमन बॉडी फोर्स एक्सर्ट कर रही है एक वॉल पे, लेकिन वॉल डिस्प्लेस नहीं हो रही, लेकिन मतलब एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा। अगर एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा तो हम उसको क्या बोलेंगे, वर्क डन नहीं हो रहा, लेकिन वहां पर इंटरनल वर्क हो रहा है। फोर्स से वॉल तो डिस्प्लेस नहीं हो रही, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर, मतलब आपकी बॉडी के एक सिस्टम से आपकी बॉडी के दूसरे सिस्टम पर डिस्प्लेसमेंट हो रही है फोर्स लगने के बाद, तो दैट इज डिफाइंड एज इंटरनल वर्क। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, इफ यू कैन सी,
A physics teacher thinking deeply or lying in a coma is doing internal work, but when a physics teacher is dead, he's doing not even internal or external work because he's dead. Okay. Now let's have a look at some numerical problems. Okay, तो अभी तक हमारे पास we have only two formulas. First is W is equal to F into S, or W is equal to Fs cos theta if it's acting at an angle. And another formula is work done against gravity, that is mgh. Okay, so in case when you have been given with the height and weight, all those cases, so you can apply the formula of against gravity, that is W is equal to mgh. Or in another case, sometimes you have to use your basic intellect to solve the numerical problems, because not all of them can be solved by just putting the formulas. You have to think before solving them. Okay, they are just tricky questions. The formula is very easy, you just have to put in the values, but you have to think what you have to put. Not everything is used in every question. Okay, like I'll show you one question here, then you will be able to relate that. So in first question उन्होंने वेट दिया हुआ है 500 किलोग्राम का, दैट इज एम हमारे पास है 500 किलोग्राम. वर्टिकल हाइट है 4 मीटर की, हाइट है 4 मीटर, और जी भी दे रखा है. सबसे पहले यू हैव टू चेक कि सब चीजें ऐसा यूनिट में है. देन यू हैव टू चेक कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा. देन यू हैव टू पुट द वैल्यूज और सॉल्व द न्यूमेरिकल. दैट्स इट. जस्ट पॉज द वीडियो, सॉल्व द न्यूमेरिकल, एंड देन we'll match the answers. Okay. So I hope you have solved the numerical by now. Let's have a look at the solution of this question. So as you can see, the mass is 500 kilogram, which is multiplied by the height, that is 4 meter, which is then again multiplied by g, that is acceleration due to gravity. The formula is mgh, 500 into 10 into 4, that is 20,000 joules, which came out to be 20 kilojoule. Okay. Next question is, this is a bit tricky question. You don't have to use everything. Just try to solve this and then I'll explain this. The force is given, mass is given, height is given, and g is also given. Just you have to think how to solve this question. This is very easy question. Nothing, not very tricky, but you just have to use your mind. So I hope you have solved this by now. So let's have a look at the solution. So the force is given. So when the force is given, we know force, what is force? Mg, and h is also given, 10 meter. So we just have to do mgh. Or the force is given, the displacement is given, we just have to do force into displacement. You can do anything. No need to use g, no need to use mass. That is of no use here. So these kind of questions will be asked in your paper as well. Some tricky questions, not very complex. The formula is simple, you just have to use your mind. So that's all from my end. I have sent you the PDF. You just have to solve those questions and we'll discuss those questions as well as we'll move forward in the next session. And I hope आज का सेशन आपको शायद समझ आया हो. And I hope कि आप लोग घर पे सेफ रहें and पढ़ते रहें. Thank you so much. Have a nice and happy day. Thank you.